हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। यूजीसी नेट 2021 का पेपर लेते हैं सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं दोस्तों। Which of the following characteristics of the caste system were not emphasized by G.S. Ghurye? G.S. Ghurye ने caste system के बारे में जो बात करी है, जो नहीं की है, वो आपको बतानी है। There is not emphasized। तो आपको मैं बताऊं कि G.S. Ghurye की जो बुक थी जिसमें उन्होंने कास्ट के बारे में बताया, वो बुक थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। 1961 में जो उनकी लिखी गई थी। उन्होंने क्या कहा था? पहले तो सेगमेंटल डिवीजन, जातियों का खंडीय विभाजन, ताकि उनको एक ब्लॉक में किया जाए कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं। ठीक है। दूसरा उनका था हिरार्की, उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सबसे ऊपर उन्होंने ब्राह्मण को रखा, फिर उन्होंने क्षत्रिय को रखा, फिर उन्होंने वैश्य को रखा और उसके बाद उन्होंने शूद्र को रखा। एक हिरार्की हो गया, एक सिक्वेंस हो गया। ठीक है। ओपन सिस्टम, तो कास्ट जो है वो क्लोज सिस्टम है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है अचीव, ये अचीव नहीं होता है, ये एस्क्राइब होता है। दूसरा ये है पॉल्यूशन एंड द प्योरिटी। तो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी तो होती है भाई, जाति की शुद्धता तो होती है। तो उन्होंने जो नहीं कहा है वो कहा है सी एंड डी। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द वर्क ऑफ द इरावती कर्वे? इरावती कर्वे का जो काम है वो नहीं है, नहीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली उनकी बुक है हिंदू सोसाइटी एंड द इंटरप्रिटेशन, ये उन्हीं की बुक है। दूसरी उनकी बुक है हिरार्की एंड द मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, ये लुइस डुमा की बुक है। नाइनटीन 57 में लिखी गई थी। तीसरी आपकी जो बुक है वो है रिलीजियस कॉन्शियस, ये बुक आपके जेम्स ने लिखी थी। जेम्स रिचनेट ने लिखी थी सन 1922 के अंदर। नेक्स्ट आपकी बुक है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड युगांडा एंड ऑफ द एपोक, ये आपकी इरावती कर्वे की है। तो जो बुक नहीं है वो बुक कौन सी है? बी एंड सी। इसके अपन राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपकी जो बुक आ रही है वो आ रही है बी एंड सी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 63। विच इज द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ द कंजप्शन? उपभोग की जो समाजशास्त्र है उसके बारे में जो सही कहा गया है, सत्य कथन है, वो आपको बताना है, ट्रू आपको बताना है। पहला आपका है फोकस ऑफ द मटेरियल कल्चर। ठीक है। भौतिक संस्कृति पर बल देता है। तो कंजप्शन में उपभोग किसका करोगे? मटेरियलिस्टिक चीजों का। ठीक है। आपके कूलर, पंखा, एसी, है ना, आपके व्हीकल, ये सारे आपके मटेरियलिस्टिक कल्चर में आएंगे। दूसरा आपका क्या कह रहा है? मास कल्चर। ठीक है। जन संस्कृति पर आपको बल देगा। ठीक है। मास कल्चर का मतलब हो गया कि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपका मास कल्चर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? न्यू अप्रोच ऑफ द एनालिसिस ऑफ द इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल पावर। कंजप्शन में पॉलिटिकल पावर का उपभोग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? लार्जली इमर्जिंग द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। ठीक है। अधिकांश पूंजीवादी समाजों में तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वहीं पे कंजप्शन होगा। ठीक है। आदिम समाज में कंजप्शन नहीं हुआ करता था। आपके एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो जितने भी एंशिएंट जो सोसाइटी थी वहां पे कंजप्शन 0 था। ठीक है। और कैपिटलिस्ट में सोसाइटीज में कंजप्शन का लेवल बहुत हाई है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? न्यू अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ द इनक्वलिटी एंड द पॉलिटिकल अलाइनमेंट। ये क्या कह रहा है? असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण के लिए उपागम जो यूज किए जाते हैं, अप्रोच, वो आपको आप बता रहे हैं। ठीक है। कि असमानता यानी कि कोई तो कम यूज कर रहा है, कोई तो आपको जो कंजप्शन है वो कम यूज कर रहा है। ठीक है। लेस देन यूज, है ना। और कोई जो पॉलिटिकल आपके पॉलिटिशियन है वो आपके हाई यूज कर रहे हैं। ठीक है। हाई यूज कर रहे हैं, बिल्कुल हाइट लेवल पे। तो इसका जो ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शन आएंगे आपका कौन सा? फोकस मटेरियलिस्ट पे। मास कल्चर आपका हो जाएगा। लार्जरी आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर इसका यूज होता है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं या जो इनक्वलिटी होती है वो कम या ज्यादा यूज करती है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा
ABDE, ठीक है, ABDE इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर नॉट एसोसिएट विद द वर्क ऑफ एम एन श्रीनिवास। ठीक है, एम एन श्रीनिवास की जो वर्क थी जो उससे रिलेटेड नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, स्टैटिकल व्यू ऑफ कास्ट। तो पहली बात उन्होंने कास्ट की बात करी है, तो कास्ट की जब बात करी तो उन्होंने क्या कहा था, डोमिनेंट कास्ट ही थी। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की थी। उसने क्या कहा था, स्टैटिकल व्यू। ठीक है, स्टैटिकल व्यू मतलब उनका एक रेशो होता था, ठीक है, कि इस प्रकार का रेशो है वो कास्ट का। दूसरा आपका फील्ड व्यू, क्षेत्रीय अध्ययन की उन्होंने कितना जियोग्राफिकल एरिया उन्होंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट आपका था फंक्शनल यूनिटी ऑफ द क्लास कास्ट, कि उनकी जो आपस में गढ़ जोड़ता है, यूनिटी है, कि वो इस वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से किस प्रकार से कोरिलेट कर रहा है या क्या उनकी है आपस में बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें फंक्शनल यूनिटी के अंदर आता है। अब ये कह रहा है विच आर नॉट एसोसिएट। देखो, अगर यहाँ पे स्टैटिकल की जगह आपका पॉपुलेशन वाइज आता, ठीक है, आपका पॉपुलेशन वाइज आता, दैट इज यही, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट के अंदर एम एन श्रीनिवास ने कहा था कि जनसंख्यात्मक निरूपण की वजह से भी डोमिनेंट कास्ट होती है, आपका जितना एरिया उन्होंने कवर कर रखा है उसके हिसाब से भी होता है, और उनके आपस में बॉन्डिंग कितनी है, उनका कल्चर स्टैटिक क्या है, उनकी इकोनॉमी या पॉलिटिकल कितनी अप्रोच होती है, वो सारी आपकी जनसंख्यात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वो डोमिनेंट कास्ट घोषित कर दी जाएगी। पर यहाँ पे जो व्यू आया है स्टैटिकल, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 65, a relationship between the two quantitative and the qualitative variables and the considered significant according to chi-square test, which is the following level of error। कि जब त्रुटि की संभावना होती है मात्रात्मक और गुणात्मक संबंधों में वो कहाँ तक होती है, उन्होंने एक लेवल बताना है आपको कि किस लेवल तक त्रुटि हो सकती है। तो मैक्सिमम जो लेवल होता है वो 5% होता है, 5% लेवल तक की त्रुटि मान्य होती है, 10% त्रुटि मान्य नहीं होती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ABCD। ठीक है, यानी कि 5% त्रुटि हो गई ना, तो A भी हो गया, B भी हो गया, क्योंकि ये 5 के लेस देन है और ये हाई है, तो हाई वाले को नहीं माने जाएंगे। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, कि जो काई स्क्वायर में टेस्ट में अपन लेते हैं वो 5% तक की जो एरर होते हैं वो मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या कह रहे हैं, मैच लिस्ट टू मैच सेकंड, एक को सेकंड के साथ मैच कीजिए। पहला थिंकर है, आपकी दूसरी वर्क है। RK मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी है आपकी द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये उन्होंने लिखी 1935 में, यानी कि ए का थर्ड। दूसरा आपकी बुक है GS गुरिये, जो कि इनकी बुक है सोशल टेंशन इन इंडिया, ये लिखी गई 1970। नेक्स्ट आपकी बुक है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर की जो बुक है वो लिखी गई थी बुद्धान एंड कार्ल मार्क्स सन 1956 में। एंड नेक्स्ट ये जो है 4th नंबर की MN श्रीनिवास की बुक है, वो आप समझ ही गए होंगे, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, जो कि सन 1997 में लिखी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर A। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 67 लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है, एनालिटिक हेमेनेटिक। एनालिटिक हेमेनिज्म में क्या होता है, विश्लेषणात्मक जो तत्व मीमांसा है वो क्या होती है, कंबाइनिंग एनालिटिक फिलॉसफी विथ हेमेनेटिक्स, यानी कि आपके विश्लेषणात्मक दर्शन को शार्ट मीमांसा के साथ जो संयोजित करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं फिलॉसफी को, वो आपके एनालिटिक हेमेनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या कह रहा है, हेमेनेटिक्स रियलिज्म। हेमेनेटिक्स रियलिज्म जो आएगा वो होगा ये, नेचर एंड द इटसेल्फ साइंस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, प्रकृति स्वयं है तथा विज्ञान व्याख्या प्रदान करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है हेमेनेटिक आइडियलिज्म। ठीक है, जिसमें आइडियलिज्म हो आपके, वो हो रहा है आपका अर्थ संदर्भ, मीनिंग डिटर्मिनेशन, रेफरेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीइंग एंड द एंटाइड, यानी अर्थ संदर्भ का निर्धारण ऐसा करना जो अस्तित्व के होने का बोध वही है जो हमारे अस्तित्व का निर्धारण करता है। और नेक्स्ट जो आपका कहा जा रहा है वो कह रहे हैं हेमेनेटिक्स, इसका मतलब होता है आपके मैथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको याद होगा, ये मैक्स वेबर की थ्योरी का एक पार्ट है, कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर
1, ए में 3rd, बी में 4, सी में 1 एंड डी में 2। ठीक है। 68 नंबर के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है एक साइड और एक साइड उसके सोशोलॉजिस्ट है, ऑथर्स हैं। आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है पॉलिटेट, ये किसने कहा था? ये आपके कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी कि ए का 3rd। सर्वहाराकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। दूसरा है स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म। स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म की आपकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट आपका है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये आपको पता ही होगा, दुर्खीम की बुक का नाम है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एक्सचेंज, जिसमें जजमानी सिस्टम था, तो जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर ने दिया है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है। ए का 3rd, बी का 4, सी का 2nd एंड डी का 1st। आपकी नेक्स्ट बुक है मैच ऑथर एंड बुक। पहला आपका है जे.बी. डिविट ने। इन्होंने जो बुक दी थी वो दी थी पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रासलम। ठीक है। ए का 3rd आएगा। दूसरी आपकी जो बुक है वो है विनीत मुखर्जी की। इन्होंने जो बुक दी है वो दी है विनीत मुखर्जी, स्वेटर्स एंड डेवलपर्स, स्लम डेवलपमेंट इन मुंबई, यानी कि बी का 4। नेक्स्ट आपकी जो बुक है वो है रॉबर्ट न्यूविर्थ। इन्होंने जो बुक दी थी वो है शेड्यूल्ड सिटीज अ बिलियन, सी का 2। एंड डी में जो आई है एम एस जनावे, इनकी बुक है स्लम ऑफ सोशलोजी। इनका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वो भी ऑथर और बुक के साथ मैच करना है। पहले इनका ऑथर का नाम है अन्ना ऑकले। इनकी बुक का नाम है द कैप्चर वर्म, हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल केयर एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है। अन्ना ऑकले की जो बुक है वो ये है। अन्ना ऑकले ने सबसे ज़्यादा फीमेल के और सेक्स रेशो के ऊपर काम किया है। दूसरी इनकी जो बुक है इवरिन गॉफनन की जो बुक दी गई है वो दी है फॉर्म्स ऑफ टॉक। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ टॉक। थर्ड आपकी बुक है रिचार्ड जैकिन। इनकी जो बुक है वो है सोशल आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट है सिल्विया वाल्वे। इनकी बुक है फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म। ये वाली बुक काफ़ी बार पूछी गई है, आपको इसको एज इट इज़ याद रखना होगा। वाल्वे की बुक है फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्टअप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।